चलिए मित्रों, शुरू करते हैं हम अपना आज का करंट अफेयर। देखते हैं हमारी जितनी भी महत्वपूर्ण खबरें हैं सभी पे विस्तार से चर्चा और विश्लेषण करते हैं। हमारी पहली न्यूज़ है, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश ने जनहित याचिका के दुरुपयोग को लेकर चिंता व्यक्त की। तो न्यायाधीश ने कहा कि पीआईएल का दुरुपयोग सामाजिक न्याय के लिए एक साधन के रूप में इसकी प्रभावकारिता को कम कर रहा है। जनहित याचिका के विषय में जानते हैं तो जनहित याचिका सामान्यतः किसी तीसरे पक्ष से जुड़े मामलों के लिए दायर की जाती है। दूसरे शब्दों में, यदि किसी व्यक्ति संस्था को लगता है कि सरकार, उद्योग आदि की किसी कार्यवाही, गतिविधि या अन्य किसी कारण से पर्यावरण, लोकहित आदि को नुकसान पहुंच रहा है, तो वह सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट्स में जनहित याचिका दायर कर सकता है या कर सकती है, भले ही उस व्यक्ति, संस्था को संबंधित कार्यवाही, गतिविधि से कोई नुकसान हुआ हो या ना हुआ हो। मुख्य विशेषताएं जानते हैं तो इसे सामाजिक जनहित याचिका जैसे नामों से भी जाना जाता है। यह विचार अमेरिकी न्यायशास्त्र से उधार लिया गया है। पीआईएल को किसी भी कानून, अधिनियम के द्वारा परिभाषित नहीं किया गया है। ये न्यायिक सक्रियता के माध्यम से अदालतों द्वारा जनता को दी गई शक्ति है। सुप्रीम कोर्ट में अनुच्छेद 32 के तहत पीआईएल याचिकाओं को स्वीकार किया जाता है, जबकि हाई कोर्ट्स अनुच्छेद 226 के तहत पीआईएल याचिकाओं को स्वीकार करते हैं। उत्पत्ति तो मुंबई कामगार सभा बनाम अब्दुल्ला भाई फैजुल्ला भाई 1976 मामले में सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार लोकस स्टैंडी के सिद्धांत का विस्तार किया था। इससे जनहित याचिका की उत्पत्ति का मार्ग प्रशस्त हुआ था। लोकस स्टैंडी का अर्थ है किसी अदालत में कानूनी कार्यवाही के लिए याचिका दायर करने या अदालत में पेश होने का अधिकार। हुसैनारा खातून बनाम बिहार राज्य मामले में देश की पहली जनहित याचिका दायर की गई थी। यह याचिका जेल की अमानवीय स्थिति के बारे में एक एक्टिविस्ट वकील द्वारा दायर की गई थी। न्यायमूर्ति पीएन भगवती और पीआर कृष्णा अय्यर पीआईएल्स को स्वीकार करने वाले सुप्रीम कोर्ट के पहले न्यायाधीश में से एक थे। न्यायमूर्ति पीएन भगवती को जनहित याचिका को शुरू करवाने में उनके योगदान के कारण उन्हें भारत में पीआईएल का जनक कहा जाता है। सामाजिक न्याय का उपकरण तो पीआईएल के माध्यम से कोर्ट ने कुछ ऐतिहासिक निर्णय दिए, जैसे ट्रिपल तलाक केस, महिलाओं को हाजी अली दरगाह में प्रवेश दिलाना, सहमति पर आधारित समलैंगिक संबंधों को वैध बनाया गया आदि। पीआईएल से संबंधित प्रमुख चिंताएं तो विचित्र उद्देश्य और निहित स्वार्थ तो पीआईएल्स की निजी हित याचिका और पब्लिसिटी हित याचिका के रूप में आलोचना की जाती है। कोर्ट के अनुसार पीआईएल्स निजी हितों की पूर्ति करने और पब्लिसिटी का साधन बन गई है। न्यायिक सक्रियता तो पीआईएल्स कभी कभी न्यायिक अतिक्रमण का कारण बनती है। इसके कारण कई बार अदालतें कार्यपालिका और विधानपालिका के क्षेत्राधिकार में आने वाले नीतिगत मामलों में भी हस्तक्षेप करने लगती है। न्यायपालिका पर बोझ तो तुच्छ उद्देश्य वाली याचिकाएं न्यायपालिका का समय बर्बाद करती हैं। ठीक है, ये बात की हमने पीआईएल्स की। अब बात करेंगे अगली न्यूज़ की, जो है संयुक्त राष्ट्र एजेंसी यूएन वीमेन ने वीमेन्स राइट्स इन रिव्यू 30 ईयर्स आफ्टर बीजिंग रिपोर्ट जारी की। तो वर्ष 1995 में 189 देशों, भारत सहित, ने बीजिंग प्लेटफॉर्म पर एक्शन नामक ऐतिहासिक दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए थे। इस दस्तावेज में लैंगिक समानता को बढ़ाने के लिए 12 प्रमुख क्षेत्रों की पहचान की गई थी। इस रिपोर्ट में बीपीएफए के संदर्भ में हुई वैश्विक प्रगति की समीक्षा की गई है। बीपीएफए को महिलाओं पर संयुक्त राष्ट्र के चौथे वैश्विक सम्मेलन में अपनाया गया था। रिपोर्ट में उजागर की गई महिलाओं के समक्ष प्रमुख चुनौतियां कौन सी हैं तो आर्थिक असमानता, महिलाएं पुरुषों की तुलना में 20% कम कमाती हैं तथा उन्हें असुरक्षित प्राकृतिक एवं अवैतनिक नौकरियों में भी कार्य करना पड़ता है। महिलाओं के लिए चरम गरीबी को समाप्त करने में 137 साल लगेंगे। हिंसा और सुरक्षा तो 3 में से 1 महिला को शारीरिक या यौन हिंसा का सामना करना पड़ता है। 53% महिलाएं ऑनलाइन लैंगिक आधारित दुर्व्यवहार का सामना करती हैं। 2024 में 25% देशों ने महिलाओं के अधिकारों के खिलाफ नकारात्मक प्रतिक्रिया दी थी। राजनीतिक अपवर्जन तो विश्व में केवल 87 ऐसे देश हैं जिनका नेतृत्व महिला राजनीतिज्ञों द्वारा किया जा रहा है। 27% संसदीय सीटें एवं 36% स्थानीय निकायों की सीटें महिलाओं के पास हैं। जलवायु संकट तो 2050 तक 236 मिलियन महिलाओं को जलवायु परिवर्तन के कारण खाद्य असुरक्षा का सामना करना पड़ सकता है। लैंगिक रूप से उत्तरदायी नीतियां तो 54% देश लैंगिक समानता को हासिल करने के लिए खर्च किए जा रहे वित्तीय संसाधनों को ट्रैक करते हैं। इसके अलावा केवल 26% देश सतत विकास लक्ष्य संबंधी मानकों को पूरा करते हैं। आगे की राह देखते हैं। बीजिंग +30 एक्शन एजेंडा। यूएन वीमेन बीजिंग +30 एक्शन एजेंडा लैंगिक समानता के लिए 6+1 इन प्रयासों में युवा समावेशन पर जोर देता है, मुख्य कार्यवाही पर केंद्रित है। तो डिजिटल लैंगिक अंतराल को समाप्त करना, महिला केंद्रित सतत आर्थिक विकास को बढ़ावा देना, महिलाओं के खिलाफ हिंसा को समाप्त करना, महिलाओं के नेतृत्व को बढ़ावा देना, शांति, सुरक्षा और मानवीय कार्यवाही में जवाबदेही सुनिश्चित करना तथा जलवायु न्याय को बढ़ावा देना।
BPFA की प्रगति और उपलब्धियां जानते हैं तो कानूनी सुधार लैंगिक समानता के लिए 1995 से अब तक 1531 कानून पारित किए गए हैं। कार्यस्थल संबंधी अधिकार तो नौकरियों में जेंडर आधारित भेदभाव पर प्रतिबंध लगाने वाले देशों की संख्या 58 से बढ़कर 162 हो गई। राजनीति में महिलाएं तो 1995 से संसदीय महिला प्रतिनिधित्व 2 गुना हो गया। महिलाओं के प्रति हिंसा को समाप्त करना तो 88% देशों ने लैंगिक आधारित हिंसा के खिलाफ कानून को मजबूत किया। सामाजिक सुरक्षा, वित्तीय और सामाजिक सहायता प्राप्त करने वाली महिलाओं की संख्या 2010 में 1/3 बढ़ गई। वैश्विक पहले जनरेशन इक्वालिटी फोरम 2021 और पैक्ट फॉर द फ्यूचर 2024 जैसे संयुक्त राष्ट्र कार्यक्रम लैंगिक समानता एवं मानव अधिकारों को बढ़ावा देते हैं। ठीक है, ये बात की हमने BPFA की प्रगति और उपलब्धियों की। बात करते हैं अगली न्यूज़ की, जो है नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन के 25वें स्थापना दिवस पर केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री ने ग्रास रूट इनोवेशन की भूमिका को रेखांकित किया। तो इस अवसर पर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री ने कहा कि नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन के समर्थन से 25 से अधिक ग्रास रूट स्टार्टअप्स और सैकड़ों उद्यम सफलतापूर्वक कार्य कर रहे हैं। इनमें से कुछ उद्यमों का वार्षिक टर्नओवर 10 करोड़ रुपए से अधिक है, जो ग्रास रूट इनोवेशन की प्रभावशीलता को दर्शाता है। नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन के विषय में जानते हैं तो इसकी स्थापना वर्ष 2000 में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के सहयोग से हुई थी। यह ग्रास रूट इनोवेशन और पारंपरिक ज्ञान को बढ़ावा देता है। NIF का प्रमुख उद्देश्य नीतियों और संस्थानों के माध्यम से ग्रास रूट इनोवेटर्स को समर्थन देना, जिससे एक क्रिएटिव और ज्ञान आधारित समाज का निर्माण हो सके। ग्रास रूट इनोवेशन है क्या? तो संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के अनुसार ग्रास रूट इनोवेशन नागरिक समाज के सदस्यों द्वारा सीमित संसाधनों से विकसित किए गए स्थानीय समाधान है। इनका उद्देश्य स्थानीय समस्याओं का समाधान करना होता है। कई बार ये इनोवेशन सतत विकास में भी सहायक होते हैं। आदि मानव भी ग्रास रूट इनोवेटर्स थे। देखते हैं इनकी मुख्य विशेषताएं क्या है। तो बॉटम अप अप्रोच, ये इनोवेशन औपचारिक बाजारों से दूर स्थानीय स्तर पर विकसित होते हैं। सामाजिक उद्देश्य से प्रेरित सामाजिक उद्देश्य से प्रेरित तो ये इनोवेशन समुदाय की जरूरतों पर केंद्रित होते हैं और मुनाफे से अधिक सामाजिक समस्याओं के समाधान पर ध्यान देते हैं। ये सामाजिक अन्याय और पर्यावरण को नुकसान जैसी समस्याओं को दूर करने में मदद करते हैं। ये ऐसे विषय हैं जिन्हें प्रमुखता से नहीं उठाया जाता है। क्रिएटिव और समावेशी, तो ग्रास रूट इनोवेटर्स स्थानीय समुदायों के सहयोग से इनोवेशन को बढ़ावा देते हैं और स्थानीय ज्ञान साझा करने पर जोर देते हैं। ग्रास रूट इनोवेशन के उदाहरण हनी बी नेटवर्क भारत, टेक्नोलॉजीज फॉर सोशल इंक्लूजन मूवमेंट लैटिन अमेरिका आदि। ग्रास रूट इनोवेशन को बढ़ावा देने में आने वाली प्रमुख चुनौतियां तो मुख्य हितधारकों के साथ सहयोग की कमी देखी जाती है, संसाधन जुटाने में कठिनाई आती है, विकास करते हुए विस्तार करना कठिन होता है, इनोवेशन या स्टार्टअप समूह की प्रगति बनाए रखने और विकसित करने में गवर्नेंस और लर्निंग जैसी चुनौतियां आती हैं। ग्रास रूट इनोवेशन को प्रोत्साहित करने के लिए आवश्यक कदम तो राष्ट्रीय ग्रास रूट इनोवेशन नीति बनाने की आवश्यकता है। सरकारी अनुदान बढ़ाना चाहिए और नियमों को सरल बनाना चाहिए। सूचना और संचार प्रौद्योगिकी उपलब्ध करानी चाहिए तथा उद्यमिता शिक्षा को बढ़ावा देना चाहिए। देखते हैं नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन, तो मान्यता, संसाधन और पुरस्कार के द्वारा ग्रास रूट इनोवेटर्स का समर्थन। देखते हैं ग्रास रूट इनोवेटर्स, तो पुरस्कार और सम्मान। 1100 से अधिक इनोवेटर्स एवं स्टूडेंट्स को सम्मानित किया गया। प्रत्येक 2 वर्ष पर ग्रास रूट इनोवेशन पुरस्कार और डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम IGNITE पुरस्कार। फैब्रिकेशन प्रयोगशाला यानी फैब लैब, एडवांस उत्पादों का विकास करना और इन हाउस शोध की सुविधा। पेटेंट और बौद्धिक संपदा समर्थन, 1416 पेटेंट आवेदन किए गए। भारत में 713 पेटेंट दिए गए, 5 पेटेंट अमेरिका में दिए गए। ठीक है, इनोवेटर्स और ज्ञान धारकों के लिए। माइक्रो वेंचर इनोवेशन फंड, तो इनोवेशन करने वाले 200 से अधिक उद्यमों को SIDBI की सहायता से रिस्क कैपिटल उपलब्ध कराया गया। ग्रास रूट टू ग्लोबल मॉडल, ग्रास रूट इनोवेटर्स को वैश्विक बाजार में प्रवेश करने में मदद करना। ठीक है, ये बात की हमने ग्रास रूट इनोवेटर्स की। अब बात करते हैं अगली न्यूज़ की, जो है इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने AI इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए कई पहले शुरू। तो इन पहलों को इंडिया AI मिशन का 1 वर्ष पूरा होने के उपलक्ष्य में इंडिया AI मिशन के तहत लॉन्च किया गया है। लॉन्च की गई प्रमुख पहलें कौन सी हैं, देखते हैं। AI कोश, तो इंडिया AI डेटा सेट प्लेटफॉर्म, यह है डेटा सेट AI मॉडल और AI सैंडबॉक्स क्षमताओं के साथ इनके उपयोग के मामले की एक सुरक्षित रिपोजिटरी है। इंडिया AI कंप्यूट पोर्टल, तो यह सब्सिडी वाली AI कंप्यूट स्टोरेज और नेटवर्क
सेवाओं के साथ साथ 10,000 से अधिक ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट्स में भी उपलब्ध कराता है। जीपीयू एक सर्किट होता है जो ग्राफिक्स और वीडियो को प्रोसेस करने के लिए गणितीय गणना करता है। एआई कॉम्पिटेंसी फ्रेमवर्क, तो ये सार्वजनिक क्षेत्र के अधिकारियों को एआई संबंधी कौशल और क्षमता से लैस करता है। सरकारी अधिकारियों के लिए IGOT एआई, यह जीओटी कर्मयोगी प्लेटफॉर्म पर एआई संचालित व्यक्तिगत शिक्षण प्रदान करता है। अन्य पहले तो इनमें इंडिया एआई स्टार्टअप्स ग्लोबल एक्सेलरेशन प्रोग्राम, इंडिया एआई इनोवेशन चैलेंज और इंडिया एआई फ्यूचर स्किल्स फेलोशिप शामिल है। इंडिया एआई मिशन के विषय में जानते हैं तो इसे मार्च 2024 में 1,037.92 करोड़ रुपए के बजट के साथ शुरू किया गया था। उद्देश्य है सार्वजनिक निजी भागीदारी और एडवांस्ड एआई अवसंरचना के माध्यम से एआई संबंधी नवाचार को बढ़ावा देना। इसे निम्नलिखित के माध्यम से प्राप्त किया जाएगा: कंप्यूटिंग एक्सेस के लोकतांत्रिकरण द्वारा, स्टार्टअप्स के लिए जोखिम पूंजी प्रदान करके, सामाजिक रूप से प्रभावी एआई परियोजनाओं को सुनिश्चित करके, एथिकल एआई को बढ़ावा देकर आदि। मंत्रालय तो यह MEITY का अम्ब्रेला प्रोग्राम है। कार्यान्वयन एजेंसी है डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन के तहत स्वतंत्र व्यापार प्रभाग इंडिया एआई। ठीक है, देखते हैं भारत के प्रमुख एआई मॉडल्स और लैंग्वेज टेक्नोलॉजी। भारत जेन, यह सरकार द्वारा वित्त पोषित पहला मल्टी मॉडल लार्ज लैंग्वेज मॉडल है। डिजिटल इंडिया भाषिनी, तो यह एआई संचालित भाषा अनुवाद मंच है। सर्वम वन एआई मॉडल, इसे भाषा अनुवाद, टेक्स्ट संक्षेपण और कंटेंट जनरेशन जैसे उपयोगों के लिए डिजाइन किया गया है। चित्रलेखा, यह उपयोगकर्ताओं को विविध भारतीय भाषाओं में ऑडियो ट्रांसक्रिप्ट बनाने और एडिट करने की सुविधा देता है। हनुमान एवरेस्ट 1.0, यह बहुभाषी एआई प्रणाली है जो 35 भारतीय भाषाओं में काम कर सकती है। इंडिया एआई मिशन के 7 स्तंभ देखते हैं कौन से हैं, तो इंडिया एआई कंप्यूट, इंडिया एआई डेटा सेट्स प्लेटफॉर्म, इंडिया एआई एप्लीकेशन डेवलपमेंट पहले, इंडिया एआई फ्यूचर स्किल्स, इंडिया एआई नवाचार केंद्र, इंडिया एआई स्टार्टअप वित्त पोषण और सुरक्षित और विश्वसनीय एआई। अब बात करेंगे अगली न्यूज की, जो है असम ने वैधानिक स्वायत्त परिषदों से जुड़े कानूनों में संशोधन किया। तो असम विधानसभा ने एक विधेयक पारित किया है। इसमें उपबंध किया गया है कि यदि किसी वैधानिक स्वायत्त परिषद ने विस्तारित तय समय पर भी चुनाव आयोजित नहीं किए तो राज्यपाल संबंधित वैधानिक परिषद का नियंत्रण अपने हाथों में ले सकता है। इस उपबंध का प्रभाव मीसिंग, थेंगल कचारी, देवरी, सोनोवाल कचारी, राभा, हंसोंग और टीवा स्वायत्त परिषदों पर पड़ेगा। संशोधन में प्रावधान किया गया है कि यदि किसी स्वायत्त परिषद का कार्यकाल पूरा हो जाता है और चुनाव समय पर नहीं हो पाते तो सरकार 1 साल तक यानी 2 बार 6-6 महीने के लिए विस्तार दे सकती है। यदि इस 1 साल के अंदर भी चुनाव नहीं होते तो राज्यपाल उस स्वायत्त परिषद का नियंत्रण अपने हाथ में ले सकता है। जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन, तो वैधानिक स्वायत्त परिषदों का गठन राज्य विधानमंडल द्वारा निर्मित अधिनियमों के माध्यम से राज्यों द्वारा किया जाता है। वर्तमान में मणिपुर में भी 6 स्वायत्त परिषदें हैं। उद्देश्य है जनजातीय समुदायों को सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक, नृजातीय और सांस्कृतिक विकास करना। असम की स्वायत्त परिषद के अधिकार इनका 34 विषयों जैसे कुटीर उद्योग, भूमि, शिक्षा आदि पर कार्यकारी नियंत्रण है। संवैधानिक स्वायत्त परिषद है, तो संविधान की 6ठी अनुसूची अनुच्छेद 244 के तहत असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा में स्वायत्त जिला परिषदें स्थापित की गई हैं। यदि किसी स्वायत्त जिले में एक से अधिक जनजातियां निवास करती हैं तो राज्यपाल नया स्वायत्त क्षेत्र घोषित कर सकता है और संबंधित स्वायत्त क्षेत्रीय परिषद का गठन कर सकता है। वर्तमान में असम में 3 स्वायत्त जिला परिषदें हैं: बोडोलैंड क्षेत्रीय परिषद, दीमा हसोआ और कार्बी आंगलोंग। संरचना, अधिकतम 30 सदस्य होते हैं, इनमें से 4 राज्यपाल द्वारा मनोनीत होते हैं तथा शेष निर्वाचित होते हैं। अपवाद, बोडोलैंड क्षेत्रीय परिषद में 46 सदस्य हो सकते हैं। कार्यकाल 5 वर्ष। शक्तियां, इनके पास विधायी, कार्यकारी, न्यायिक और वित्तीय शक्तियां होती हैं। राज्यपाल की शक्तियां, राज्यपाल नए स्वायत्त जिलों का गठन कर सकता है तथा उनमें संशोधन कर सकता है। कुल स्वायत्त जिला परिषदों की संख्या 4 राज्यों असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा में कुल 10 संवैधानिक स्वायत्त जिला परिषदें हैं। ठीक है, अब देखते हैं अन्य सुर्खियां, जिसमें पहले न्यूज है मल्टी प्रिंसिपल एलिमेंट एलॉय। तो भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु के शोधकर्ताओं ने फटिंग रेसिस्टेंट मल्टी प्रिंसिपल एलिमेंट एलॉय विकसित किया। इस खोज ने उस पारंपरिक धारणा को चुनौती दी है कि उच्च बल से फटिग लाइफ पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इस शोध को अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन से मदद मिली। इसके विषय में जानते हैं, इसे कंपोजिशनली कॉम्प्लेक्स एलॉय भी कहा जा रहा है। ये पारंपरिक मिश्र धातुओं से अलग होता है क्योंकि इसमें केवल 1 या 2 तत्वों की बजाय कई प्रमुख तत्व शामिल होते हैं। मुख्य विशेषताएं हैं इसकी उच्च बल, बेहतर संक्षारण प्रतिरोधी, अत्यधिक तापीय स्थिरता आदि।
पारंपरिक रूप से माना जाता है कि बल बढ़ाने से फटिग लाइफ कम होती है। मटेरियल साइंस में फटिग एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें चक्रीय भार के कारण किसी पदार्थ में दरारें उत्पन्न होती हैं। फटिग लाइफ किसी सामग्री द्वारा दोहराए जाने वाले तनावों के तहत विफल होने से पहले सहन किए गए कुल तनाव चक्रों की संख्या को दर्शाती है। हालांकि IISc के शोध से पता चलता है कि निम्नलिखित उपायों से फटिग प्रतिरोध को बढ़ाया जा सकता है। फाइनर डिसलोकेशन संरचनाओं द्वारा, ग्रेन साइज को कम करके, उच्चतर बैक स्ट्रेस उत्पन्न करके आदि। नेक्स्ट है फिर फोकलैंड द्वीप समूह। तो इंडियन नेवल सेलिंग वेसल तारिणी ने नाविक सागर परिक्रमा 2 अभियान के तहत फोकलैंड द्वीप समूह के पोर्ट स्टेनली में प्रवेश किया। इस अभियान का नेतृत्व 2 महिला अधिकारी कर रही हैं। यह अभियान महिला सशक्तिकरण और मैरीटाइम एक्सीलेंस के प्रति भारतीय नौसैनिक की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। फोकलैंड द्वीप के विषय में जानते हैं। राजधानी है स्टेनली, अवस्थित है दक्षिण अटलांटिक में एक सुदूर द्वीप समूह है। यह अर्जेंटीना के पूर्व में स्थित है। यह स्वशासन वाला ब्रिटिश ओवरसीज क्षेत्र है। इसकी रक्षा और विदेश मामले यूनाइटेड किंगडम सरकार देखती है। इस द्वीप समूह पर अर्जेंटीना भी अपना दावा करता रहा है। अर्जेंटीना इसे इस्लाम मालविनास कहता है। इस द्वीप पर अधिकार को लेकर 1982 में फोकलैंड युद्ध हुआ था। अर्थव्यवस्था तो इसके विशाल महाद्वीपीय शेल्फ के कारण मातिस्से की मुख्य आर्थिक गतिविधि है। यहाँ के जल क्षेत्र में समुद्री ट्राउट और स्क्विड प्रजातियां बड़ी मात्रा में पाई जाती हैं। आगे देखते हैं सी डॉट का त्रिनेत्र। तो केरल ने डिजिटल सुरक्षा को मजबूत करने के लिए केरल पुलिस हेतु एडवांस्ड साइबर सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर लॉन्च किया। यह सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स के त्रिनेत्र प्लेटफॉर्म पर आधारित है। सी डॉट संचार मंत्रालय के दूरसंचार विभाग का एक स्वायत्त दूरसंचार अनुसंधान एवं विकास केंद्र है। इसके विषय में देखते हैं। ये AI आधारित स्वदेशी और एकीकृत साइबर सुरक्षा प्लेटफॉर्म है। इसे उद्यमों और महत्वपूर्ण क्षेत्रों की साइबर सुरक्षा करने के लिए विकसित किया गया है। यह एंड पॉइंट्स, नेटवर्क ट्रैफिक और यूजर बिहेवियर की निगरानी करने में मदद करता है। इसके अलावा यह सुभेद्यताओं की पहचान करने, विसंगतियों का पता लगाने और साइबर खतरों को कम करने में भी सहायक है। नेक्स्ट है नीपर नदी। तो यूक्रेन का दावा है कि रूस नीपर नदी पर अपना प्रभाव बढ़ाने के लिए आत्मघाती मिशन शुरू कर रहा है। यह नदी यूक्रेन को 2 भागों में विभाजित करती है। इस तरह इस नदी के दाएं और बाएं किनारों पर यूक्रेन के क्षेत्र स्थित है। यूक्रेन की राजधानी कीव इसी नदी के तट पर स्थित है। यह यूरोप की चौथी सबसे लंबी नदी है। यूरोप की 3 सबसे लंबी नदियां वोल्गा, डेन्यूब और यूराल है। यह नदी रूस की वल्दाई हिल्स मास्को से लगभग 150 मील पश्चिम से उत्पन्न होती है। यह नदी रोस, बेलारूस और यूक्रेन से बहती हुई काला सागर में मिल जाती है। फिर नेक्स्ट है बंगस घाटी। जम्मू और कश्मीर सरकार नियंत्रण रेखा के करीब स्थित बंगस घाटी को एक इको टूरिज्म डेस्टिनेशन के रूप में बढ़ावा दे रही है। यह जगह कश्मीर के ट्रांस हिमालय क्षेत्र में अवस्थित है। इस घाटी में अलग अलग प्रकार के बायोम है। यह पर्वत बायोम, घास के मैदान का बायोम और टैगा या शंकुधारी वन बायोम है। हरे भरे घास के मैदान इस घाटी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। मुख्य घाटी को बौद्ध बंगस या बड़ी बंगस घाटी कहा जाता है, जो एक रैखिक अंडाकार कटोरे के आकार की है। इसके साथ एक छोटी घाटी भी है जिसे लाकोत बंगस कहा जाता है। फिर नेक्स्ट है गोल्डन डोम। तो संयुक्त राज्य अमेरिका ने गोल्डन डोम मिसाइल रक्षा प्रणाली के निर्माण का प्रस्ताव प्रस्तुत किया। यह संयुक्त राज्य अमेरिका का एक मिसाइल रक्षा कार्यक्रम है। इसका उद्देश्य बैलिस्टिक, हाइपरसोनिक और क्रूज मिसाइलों तथा अन्य उन्नत हवाई हमलों के खतरे में अमेरिका की रक्षा करना है। इसका निर्माण इजराइल की आयरन डोम मिसाइल रक्षा प्रणाली से प्रभावित होकर किया जा रहा है। आयरन डोम एक बहुस्तरीय मिसाइल रक्षा प्रणाली है। इस प्रणाली का विकास कम दूरी के खतरों से बचने के लिए किया गया है। आगे देखते हैं MSMEs के लिए नया क्रेडिट असेसमेंट मॉडल। तो केंद्रीय वित्त मंत्री ने MSMEs के लिए डिजिटल फुटप्रिंट आधारित क्रेडिट असेसमेंट मॉडल लॉन्च किया। केंद्रीय बजट 2024-25 में घोषणा की गई थी कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक MSMEs को ऋण देने से पहले उनके ऋण भुगतान की क्षमता का आकलन अपने स्तर से करेंगे। इसके लिए उन्हें किसी बाहरी एजेंसी पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। इस डिजिटल असेसमेंट मॉडल में निम्नलिखित डिजिटल फुटप्रिंट का उपयोग किया जाएगा। NSDL के जरिए नाम और पैन सत्यापन, OTP के जरिए मोबाइल और ईमेल सत्यापन, सेवा प्रदाता की मदद से API से GST डेटा प्राप्त करना तथा बैंक स्टेटमेंट का विश्लेषण। यह मॉडल MSMEs को ऋण देने की मंजूरी प्रक्रिया को स्वचालित बना देगा। इससे लघु और मध्यम उद्यमों को तेजी से एवं पारदर्शी तरीके से ऋण प्राप्त करने में सहायता मिलेगी। नेक्स्ट है क्लस्टर म्यूनिशंस कन्वेंशन। तो लिथुआनिया ने रूस से सुरक्षा चिंताओं के कारण क्लस्टर म्यूनिशंस कन्वेंशन से हटने की घोषणा की। यह है क्या? तो क्लस्टर म्यूनिशंस ऐसे हथियार होते हैं जो हवा में विस्फोट होने के बाद सब म्यूनिशंस या छोटे छोटे विस्फोटक बमों में खंडित होकर बड़े क्षेत्र में फैल जाते हैं। CCM एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है
यह संधि क्लस्टर म्यूनिशंस हथियारों के उपयोग, भंडारण, उत्पादन और स्थानांतरण पर पूर्ण प्रतिबंध लगाती है। इसे क्लस्टर म्यूनिशंस पर ओस्लो घोषणा पत्र 2007 के तहत अपनाया गया था। यह कन्वेंशन 2008 में अपनाया गया था और 2010 में लागू किया गया था। वैधानिक स्थिति अंतर्राष्ट्रीय मानवतावादी विधि के तहत कानूनी रूप से बाध्यकारी अंतर्राष्ट्रीय संधि है। भारत की स्थिति तो भारत ने इस संधि पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं। रूस, चीन और संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे कई बड़े देशों ने भी इस संधि में शामिल नहीं है। ठीक है, अब देखते हैं अंत में सुर्खियों में रहा स्थल जो है बारबाडोस, राजधानी ब्रिजटाउन। भारतीय प्रधानमंत्री को कोविड-19 महामारी के दौरान उनके रणनीतिक नेतृत्व के सम्मान में ऑनरेरी ऑर्डर ऑफ फ्रीडम ऑफ बारबाडोस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। भौगोलिक अवस्थिति जानते हैं इसकी, तो बारबाडोस कैरेबियन सागर के दक्षिण पूर्व में स्थित एक द्वीपीय देश है। यह उत्तरी अटलांटिक महासागर से वेनेजुएला के उत्तर पूर्व में स्थित है। भौगोलिक विशेषताएं, तो यह नजदीक के लेसर एंटिलीज द्वीप समूह का हिस्सा नहीं है, हालांकि इसे आमतौर पर उसी समूह में शामिल किया जाता है। लेसर एंटिलीज कैरेबियन सागर में स्थित लघु द्वीपों की एक लंबी श्रृंखला है जो वर्जिन आइसलैंड से लेकर ग्रेनेडा तक उत्तर दक्षिण दिशा में फैली हुई है। सबसे ऊंचा स्थान है माउंट हिलबी। ठीक है, ये बात की हमने बारबाडोस की। तो हमारी आज की जितनी भी महत्वपूर्ण खबरें थी हमने सभी पे विस्तार से चर्चा और विश्लेषण किया है। अब इसी के साथ मिलते हैं कल अपनी नई खबरों के साथ।